तो चलिए फाइनली बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ऑब्वियसली मुझे लगता है यार एग्जाम खत्म करने के बाद एक रेस्ट जोन आपके अंदर आ गया होगा, बट कहीं ना कहीं ये अब लग रहा है कि सर एक जंग हमने जीत ली है, अब ज़रूरी है कि अगले जंग की ओर तेज़ी के साथ बढ़ा जाए। अहम है, अगर हम पूरे के पूरे एयरफोर्स एग्जाम को देखते हैं तो फेज 1 जितनी अहमियत रखता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, उतनी अहमियत आपका फेज 2 एंड फेज 3 भी रखता है। और मुझे लगता है कि लक्ष्य के जब हम इतना करीब पहुंच जाएं तो ज़रूरी है कि जो थोड़े से परफेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है और एक अच्छे से माहौल की ज़रूरत है जिसके दम पे हम अपनी फाइनल सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आज का ये सेशन आप सबके लिए खास होने वाला है और मैं कहूँगा कि देश में सबसे पहला एक ऐसा पैनल सेशन आपके सामने बैठ रहा है जहाँ आपके सामने बिल्कुल पूरी एक्सपर्टाइज टीम है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल सर, हमारे साथ हैं बिंग कमल ठाकुर सर, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची सिंह, हमारे साथ हैं जो है उमेश पांडे सर जो कि रीजनिंग सेगमेंट आपका देखते हैं, हमारे साथ पवन सर हैं जो कि आपके फिजिकल एक्सपर्ट हैं और आप बिल्कुल नए व्यक्ति से मिल रहे हैं श्रेयांश से। ऑब्वियसली श्रेयांश गॉट रिकमेंडेड फॉर द सीडीएस फॉर द इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड फाइनली एसोसिएटेड विद द मेजर कलसी क्लासेस। तो मुझे लगता है कि इतनी एक्सपर्टाइज लोगों का आज जो समागम है वो एक उद्देश्य से है कि आखिर इस टेस्ट की अहमियत क्या है, इस टेस्ट का वैल्यू क्या है और हर स्टेप एंड प्रोस्पेक्ट पे कैसे आपको बेहतर करना है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल आपके जहन में चल रहा होगा कि जब सर फेज 2 की बात होती है तो सबसे पहली चीज आपके जहन में आती है कि सर हमें अपने पीएफटी में अच्छा करना है। मैं मानता हूं कि अभी तक आप कहीं ना कहीं एकेडमिक फोकस आपका बहुत हाई रहा है, उस दौरान आपको फिजिकल एफर्ट करने के उतने मौके नहीं मिले, बट अब चिंता सर पे है क्योंकि कहीं ना कहीं 1.6 किलोमीटर की रेस जो कि 6 मिनट और 30 जो है सेकंड के अंतर्गत आपको डन करनी होती है। आपके 10 पुशअप्स हैं, आपके 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं, बट घबराने की बात नहीं, बिकॉज आज का डिस्कशन इसी विषय को लेके है कि आखिर फिजिकल में कैसे 100% सफलता को सुनिश्चित किया जाए। पहले अगले स्टेप पर जब मैं बढ़ता हूं तो मुझे दिखाई देता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जहां बिल्कुल साफ साफ आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मुझे लगता है कि फौजी के लाइफ में हर समय हर सेकंड एक डिफरेंट सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा है ये बहुत मायने रखता है और ये रिएक्शन बताता है कि आप कितनी स्ट्रांग साइकोलॉजी के, कितने मजबूत, कितने कॉन्फिडेंट और कितने डिटर्मिनेशन और कर्ज से भरे हुए इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि SRT वही माध्यम है कि वो आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं कि वाकई में जो फौज के अंदर एक्सपेक्टेशन है उन पैरामीटर को आप पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहले ही बच्चों ने सुना कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन ऐड किए गए तो बड़ा प्रश्न बना कि आखिर जब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो रहे थे तो सर रीजनिंग को ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी। मुझे लगता है बीइंग अ फौजी कहीं ना कहीं हमारा आईक्यू बहुत मायने रखता है क्योंकि लाइफ में आप कई मोमेंट पे ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां आपके आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है और जब आईक्यू लेवल की टेस्टिंग की बात आती है तो रीजनिंग उसमें एक अहम रोल अदा कर जाता है। तो ऑब्वियसली आज SRT को लेकर के मैं बात करूंगा प्रॉपर ढंग से श्रेयांश के साथ और रीजनिंग में उमेश सर से मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा कि आखिर रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरह के हैं सर और कैसे उन पर काम किया जाए। फिर पहले आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट आपके सामने बिल्कुल बड़े रूप में आता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के रूप में होता है। बट उससे पहले मैं जिक्र कर दूं कि DFT को भी लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन है, क्या सर इस बार होगा, तो अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तैयारी तो हमें रखना होगा कि आखिर डायनेमिक फैक्टर टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, उनके विषय में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं कि अगला स्टेप जो सबसे अहम हो जाता है एंड दैट इज ऑल अबाउट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। और मुझे लगता है कि अगर आपने PFT कर लिया, आपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 कर लिया तो फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में भी कमी क्यों रह जाए। और जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की बात आती है तो जो हमारा बच्चा गांव, छोटे से कस्बे, छोटे से शहर से आता है, एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ के आता है, उसके जहन में एक बड़ा सा डर रहता है कि सर ये तो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम का कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन भी मुझे इंग्लिश में देना है सर, जो हमें स्टोरी या जो भी हमें स्क्रिप्ट या जो भी हमें टॉपिक वहाँ दिया गया उसे नरेट भी इंग्लिश में करना है सर और फाइनली उस टॉपिक पे जो हमें दिया गया है उसे हमें डिस्कस भी इंग्लिश में करना है सर। तो आखिर उन सब चीज़ों में हम अपनी कंफर्टेबिलिटी कैसे बनाएंगे। तो पूरे देश के एयरफोर्स एस्पिरेंट्स से मैं कह देना चाहता हूं कि वो प्लेटफॉर्म इंडिया में खुल चुका है। 1 जुलाई से हम एक्टिवेटेड हैं और 20 जुलाई से आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म हमने GDSRT के लिए एक्टिवेट कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है। विद इन मंथ आपका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आपका फटाफट एडमिट कार्ड आएगा और उसके 14 डेज के बाद से आपके शेड्यूल चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो समय नहीं है यार, बैठ के इंतजार करने का टाइम नहीं है, ये समय है जम के अटैक करने का। तो ऑब्वियसली इसी अटैक को बेहतर करने के लिए और आपके आत्मविश्वास को बेहतर बनाने के लिए आज हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं और कोशिश हमारी होगी कि इस वीडियो में कुछ देर आप जरूर बने जिससे कि आप कुछ बेहतर सीख भी पाएं और समझ भी पाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं बढ़ता हूं बिंग कमांडर ठाकुर सर, वेलकम सर इन द शो। एंड ऑब्वियसली सर ये एयरफोर्स को लेकर के एक अलग तरह का फोबिया और डर बच्चों के अंदर आ चुका है कि सर आखिर हमने रिटन अच्छा कर लिया, हमने फिजिकल भी अच्छा कर लिया, ये सडनली सर SRT जैसी चीज़ों का आना, GD का इंट्रोड्यूस हो जाना, ओवरऑल क्या पर्पज है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का, जैसे कि अर्गल नहीं था बट अब ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो बेसिक क्या एक्सपेक्टेशन होती है सर एयरफोर्स में इन चीज़ों को कंडक्ट करने का। एक्चुअली एयरफोर्स जो है एक हाईटेक फौज है और इसमें तरह तरह की इमरजेंसी टाइम टू टाइम आती है।
जैसे एयरक्राफ्ट इमरजेंसी हो गई, कम्युनिकेशन की इमरजेंसी हो गई, या रडार सिस्टम, एनीथिंग। तो देर आर मेनी इमरजेंसी विच आर टू बी हैंडल्ड एट ए टाइम, मोर देन वन इमरजेंसी, या हो सकता है एक सिंगल इमरजेंसी हो जो कि सूटेबल रूप से जिसको हैंडल करना पड़े। तो इसके लिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसलिए बनाया गया है टू नो कि कोई कैंडिडेट किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। क्यों हो सकता है उस वक्त उसकी हेल्प के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो। मेनी टाइम्स एक एक आदमी एक एक पॉइंट पे डिप्लॉयड होता है किसी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए जी। तो उस वक्त उसका कोई सीनियर नहीं भी आ सकता, कोई अफसर नहीं भी आ सकता। जैसे कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, कुछ इमरजेंसी हो गई, तो हाँ, ऐसी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए कई पॉइंट पे लोग होते हैं, लेकिन कुछ खास पॉइंट पे लोग होते हैं जिन्हें इमीडिएट एक्शन लेना है। अब उसको वो कैसे हैंडल करेंगे उसकी मेंटल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके थिंकिंग प्रोसेस पे, उसके एनालिसिस प्रोसेस पे डिपेंड करता है, हाउ फास्ट ही इज एबल टू नो अबाउट द सिचुएशन एंड व्हाट कुड बी द फिटेस्ट रेमेडी फॉर दैट सिचुएशन। राइट सर। तो इसके लिए एसआरटी टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे किसी व्यक्ति की मेंटल कैपेबिलिटी के विषय में समझा जा सके। राइट सर। और अगर हम देखें टेस्ट में भी सर तो 45 क्वेश्चन और 30 मिनट्स का टाइम, तो कहीं ना कहीं एक तरह का टाइम प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है कि आखिर आप एक कम टाइम स्लॉट में उस प्रेशर में कैसे एक सटीक जवाब को तलाश पाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एसआरटी सर। एक्चुअली कैपेबिलिटी ऑफ रिएक्टिंग एट ए ग्रेट सिचुएशन, ये तो तभी ना आएगा जब उसका समय तो नॉन नहीं है, एक के बाद एक इमरजेंसी जा सकती है और एक ही व्यक्ति को डिफरेंट इमरजेंसी हैंडल करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन फौज में केवल एयरफोर्स में नहीं, ये किसी सिस्टम में आ सकती है। तो इसलिए टाइम कम रखा जाता है, इसलिए कि बंदे पे प्रेशर मेंटेन हो और अंडर प्रेशर हाउ ही इज रिएक्टिंग, ये इसमें देखा जाता है कि अंडर प्रेशर जब एक से ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, एक से ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन आ गई, वेदर ही इज एबल टू टैकल और नॉट। राइट सर। तो ये इसका खास कारण मूल उद्देश्य है, टाइम कम रखा जाता है। राइट सर। तो गौरव सर मैं बढ़ूंगा बिकॉज अब अगला जो बच्चों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न बनता है वो कम्युनिकेशन पार्ट को लेके बनता है। आई नो लॉट ऑफ कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड सर, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई वहाँ की हिंदी मीडियम से रहे सर, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं सर, उन्होंने एग्जाम में कमाल किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को लेके एक बड़ा फोबिया उनके अंदर बन जाता है सर। इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, नरेशन भी है, डिस्कशन भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी बच्चों के सर अभी से होनी चाहिए जिससे वो इस पर ओवरकम कर सकें अच्छे से? सर जैसा कि अभी हमारे साथ विंग कमांडर सर मौजूद हैं और सर ने अभी बताया कि एयरफोर्स एक हाईटेक आदमी है, एक हाईटेक डिफेंस है। राइट सर। हाईटेक होने की वजह से उसकी ट्रेनिंग का प्रोसीजर, अंदर जाकर काम करने का प्रोसीजर, बहुत कुछ बहुत ज़्यादा इंग्लिश में होता है। राइट सर। जिसकी वजह से रिटन एग्जाम के बाद भी बच्चे को इंट्रोडक्शन, नरेशन और कभी कभी होने वाला डीएफटी टेस्ट, राइट सर। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने कहा डीएफटी होगा या नहीं होगा क्लियर नहीं, क्लियर नहीं, लेकिन जैसा कि अब से पहले डीएफटी हुआ है जी। तो डीएफटी इज ऑल अबाउट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश ओनली। राइट सर। एक्चुअली होता क्या है सर, रिटन एग्जाम में बच्चे ने कट ऑफ कर लिया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा केवल कट ऑफ में मिनिमम है, बस कट ऑफ क्लियर हो गया और रागा की वजह से उसका सिलेक्शन हो गया। राइट सर। तो ऐसे बच्चों को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वगैरह के राउंड्स होते हैं। जी। अब इंट्रोडक्शन में आइडियली बच्चे के पास 30 सेकंड का टाइम होता है सर। राइट सर। उसमें बच्चे को पहले ये समझना चाहिए कि एयरफोर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। जिस चीज़ को हम फ्लुएंसी कहते हैं उसका मतलब होता है करीब करीब 150 WPM, मींस वर्ड्स पर मिनट। बच्चा 1 मिनट में करीब 150 शब्द बोलने में कैपेबल होना चाहिए। जी। इसका मतलब इंट्रोडक्शन अगर वो 30 सेकंड्स में दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 वर्ड्स उसके मुंह से निकल जाएं इन इंग्लिश। अब इस इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने कहा है, अभी कुछ दिन बाद वीडियोस आने वाली है उसमें भी ये बात उठाई जाएगी। अभी जो इंट्रोडक्शन की आपकी वीडियो कल आई है जी। उसमें आपने भी ऐसी बातें उठाई हैं। जी। इंट्रोडक्शन में बच्चे ने बोल दिया माई सेल्फ इज XYZ या माई सेल्फ XYZ, यही वो पहली गलती कर दिया। राइट सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर बिहेव नहीं करता है। माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। जी। दूसरी गलती जो बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं, जैसा कि पिछली बार जब हम लोगों का सेशन हुआ था जी। उसमें भी हमने ये बात नोटिस करी थी, इंट्रोडक्शन बच्चे ने रट लिया, एकदम रट लिया अच्छे से, उसको अच्छे से बोल रहा है,
लेकिन फिर जब उसको नरेशन के पार्ट पे आना पड़ तो रहा नहीं है कर पाता तो होता। वो उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। जी, अब ऐसे सर समझ गया कि ये तो इंट्रोडक्शन रट के है। रट के आया, राइट सर। तो बच्चे को इस बात का हर कीमत पे ख्याल रखना है, उसे एक्चुअली रटना नहीं है, उसे अपनी स्किल एनहेंस करनी है। एनहांस करनी अब जैसे रिटन एग्जाम हो चुका है, है। जी, जिन बच्चों का एग्जाम जैसा हुआ है उनको ऑलरेडी आइडिया होता है सर बच्चे को। राइट सर। हम लोगों ने अपने चैनल पे एनालिसिस दी ही है, जी उसके आधार पे भी बच्चा एग्जाम अंदाजा लगा सकता है। जी, हमने साफ साफ कहा भी है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं GTSRT के लिए आइए, GTSRT और के नहीं लिए- क्वालिफाइड हैं तो फटाफट आके ऑफलाइन क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि अगला एग्जाम आपका अगला- लगेगा। अब बच्चा सबसे बड़ी गलती कर देता है जब वो ये सोचता है कि मैं इंट्रोडक्शन रट के अपना काम चला लूंगा, जबकि बच्चे को 1 महीने 1.5 महीने का जो उसके पास समय जी। है उसे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए, जी बिल्कुल। जिससे कि हम उसको इनफ पॉलिश कर पाएं और उसको इंट्रोडक्शन रटने की नौबत ना आए। और कंपनी की एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी भी है इस चीज़ को लेके सर, कि जो भी चार्जेस 14 डेज के हैं वो एक ही बार लगते हैं एक ही सर। बार उसका लगते हैं। बच्चा अगर वो 2 महीने 3 महीने भी पढ़ना चाहेगा जी। तो हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल नहीं तो मतलब ही गेट एनफ टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, उसको काफी टाइम मिल जाएगा खुद को प्रिपेयर प्रिपेयर करने के लिए। तो जो बच्चे अभी कर सकते जी। हैं वो ये है कि अपने अपने रिटन का इवैल्यूएशन करें, और जिस बच्चे का रिटन निकल जा रहा है वो GDSRT के लिए तुरंत हमारे पास है। जी, अब पॉइंट यहाँ बनता है गौरव सर कि जो नरेशन और GD के टॉपिक हैं, जी अमूमन बच्चों का लैंग्वेज इशू है सर। जी तो GD और नरेशन में परफॉर्मेंस को बेहतर करने का सबसे सही तरीका क्या होगा? अगर बच्चे घर बैठे भी मान लीजिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो क्या सबसे बेहतर तरीका सर होगा? सबसे पहले अगर बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है तो वो अपनी ट्रांसलेशन वाले पोर्शन को बहुत मजबूत करे, जी, क्योंकि जब तक ट्रांसलेशन पर उसकी ये कैपेबिलिटी नहीं आ जाएगी कि वो 0 सेकंड में अपने ब्रेन में चलने वाले आइडियाज को हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर और सकें। इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर सके, मतलब वो ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ले कि उसको ट्रांसलेशन की नीड ही खत्म हो जाए, राइट सर। तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी बातों को नरेशन में भी इंट्रोडक्शन में भी रटे बिना एक्सप्रेस कर देगा। क्या सर इसमें न्यूज़पेपर का भी कोई रोल बढ़ता है कि अगर न्यूज़पेपर का इंग्लिश? एक अहम रोल है सर। जी। देखिए GD के लिए बच्चे को जो भी टॉपिक मिलेगा किसी करंट सिचुएशन का ही मिलेगा, जी, या तो ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो एवरग्रीन होते हैं। अब उन टॉपिक्स पर अपनी आइडियाज को मेंटेन करने के लिए बच्चों के साथ केवल लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती सर, जी, लैंग्वेज के साथ साथ आइडियाज की भी प्रॉब्लम होती जी। है। जैसे इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे एयरमैन पोजीशन के लिए आते हैं, जी, तो जब वो बच्चा आता है वो ऑलरेडी इंग्लिश बोल सकता है। पॉइंट इज कि अब जैसे टॉपिक उसको दे दिया, मान लीजिए पराली जलाने का टॉपिक जैसे पिछली बार मिला भी था सिलेक्शन बोर्ड में, जी, अब अगर ये टॉपिक बच्चे को दे दिया गया पराली कंबशन, तो अब बच्चे को पता ही नहीं है कि उसे बोलना क्या है, माने आइडियाज नहीं है। अब अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो करंट की हमारी मैगजीन आती है उसको पढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आइडियाज का बैंक उसके ब्रेन में स्टोर होगा। तो अल्टीमेट 2 चीज़ें हैं बच्चों के, एक ट्रांसलेशन पे काम करना चाहिए बिल्कुल। और साथ ही साथ अपनी रीडिंग हैबिट्स को रीडिंग बढ़ाएं, हैबिट को एनहांस करें। और यही चीज़ है जो आपको GD में एक बेहतर परफॉर्मेंस करने का रीज़न आपके लिए लाए। बनाती है। थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल अब इसके पहले सबसे पहला स्टेप सर PFT का आता है, मैं पवन सर की तरफ बढ़ूंगा। सर जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की SRT को लेके बात किया हमने, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को भी लेके बात किया। PFT एक बड़ा पैरामीटर हो जाता है सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रेस सर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहना एक अलग चीज़ है सर और रियल एक अलग चीज़ है। हम लोग भी जब स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू होती है, बच्चे करने आते हैं सर, तो दौड़ते तो 300 हैं, पर पहुँचते पहुँचते सर वो 30 रह जाते हैं, टाइम स्लॉट में नहीं कर पाते हैं और फाइनली वो फेल होते आते हैं। तो सर 2-3 पहलू है। सबसे पहले तो ये आश्वासन चाहूँगा कि अब बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तो उनको बाकायदे आप फिजिकल ट्रेनिंग उनको स्टार्ट करेंगे, एंड साथ ही साथ अब उनको इस हिसाब से आप डेवलप करेंगे कि फिजिकल में कोई उनको फेल नहीं कर पाएगा। इसका इंश्योरेंस शुरू देते रहे हैं जी, और आगे भी देते रहेंगे और इसका परिणाम भी हमारे संस्थान में आया है। जी, लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बच्चे को इस बात को समझना चाहिए, सारे बच्चों को, कि PFT एक ऐसा उनका बैरिकेटिंग है कि बहुत बड़े ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके आ रहे हैं और छोटे से ऑब्स्टिकल्स में बड़े वाले सपने को भूल जा रहे हैं। भूल जाना और बहुत सामान्य सी बात है, उसके 2 कारण है केवल। एक है अभ्यास का न करना और दूसरा अति आत्मविश्वास। जी, आप जब भी किसी बच्चे से बात करेंगे तो 10 बच्चों से आप बात करेंगे तो 8 बताएंगे 1600 मीटर तो हम एक ही दिन में तैयार करके इसको कर लेंगे। होता क्या है कि स्पीड के साथ जी। साथ आपके अंदर एंडोरेंस का होना बहुत जरूरी है। जी। जब तक जिसको हिंदी में हम सहन शक्ति कहते हैं, अगर हमारा एंडोरेंस नहीं है तो हम स्पीड में एक राउंड तो मार जी। लेंगे, लेकिन जैसे हम दूसरे राउंड में जाएंगे उसके बाद हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ नहीं देगी। देती। उसको तरह तरह से बच्चे डिफाइन करते हैं कि हमारी सांस फूल रही फूल रही थी, है। हमें मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए, मुंह खोल कर, ये सब कुछ चीजें नहीं है। केवल और एक है वो अभ्यास, और दूसरा आपका जो वहाँ पर ट्रेनर है वो जो चीजें आपको बता रहा है उसको आप केवल फॉलो करें। जी। आप अपना उसमें ज्यादा कुछ मत करिए। वो ट्रेनर इतने परिपक्व हैं कि आपको उतने ही समय में जितना वो बता रहे हैं आपको 1600 मीटर आपको क्वालिफाई करा देंगे। बहुत बढ़िया सर। अब प्रश्न यहाँ ये बनता है, ये तो रहा सर कि हमारे
ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा बनेंगे उनको हम इस तरह से अटेंड करेंगे। बट हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि सर अभी घर पे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे GDSRT की ऑनलाइन क्लास से जुड़ रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि उन्हें भी एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आखिर वो अपने रेस को कैसे बेहतर बनाएं और क्या उन्हें करना चाहिए, कुछ बताएं सर इसमें। सबसे पहला काम है कि हर बच्चे को सुबह उठने की आदत को डेवलप करना चाहिए, जी जो कि सबसे कहने का सबसे आसान और करने का सबसे कठिन काम जी। है। हर व्यक्ति को, आप किसी को देखेंगे, हर व्यक्ति दूसरे को सलाह देता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ दौड़ना खुद चाहिए, नहीं करता लेकिन स्वयं नहीं करता। उसका एक कारण है कि जैसे हम किसी को देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लूँ कि भाई सौरभ सर को मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बॉडी है, तो मैं शाम को सोचूंगा बहुत कुछ, लेकिन जैसे ही सुबह मैं अलार्म लगाऊंगा, पहला हाथ मेरा अलार्म जाएगा और बोलेंगे आज नहीं कल जाना है। जिस दिन इस थाट को आप छोड़ दिए कि आज नहीं कल आज ही जाना है, उस दिन आप उस पर्टिकुलर जो आपकी जर्नी है उसको आप पूरा करेंगे। अब रही बात उनकी प्रैक्टिस करने की, ऐसा कोई जादू नहीं कि बच्चा घर में नहीं कर सकता। हम लोग गाइड कर रहे हैं यहाँ से, वो हमसे जुड़े हों ना जुड़े हों, उसका एक ही कारण है कि 1600 मीटर का जब भी आप टारगेट बनाए दौड़ने का, तो उसको कम से कम 2000 मीटर पे फिक्स करें। 2000 मीटर फिक्स करें। उसके दो कारण हैं। जब भी हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो बट नेचुरली हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर दिमाग में रहता है और वहाँ पर हमारे और कंपटीटर रहते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो हमारा 6.5 मिनट का टारगेट है उसको हम सदैव मान के चलें कि यहाँ पर हमको इसको हर हाल में 6 मिनट में खत्म करना है। तो वहाँ पर जाकर हम बहुत इजी वे में उसको अपने टास्क को पूरा करेंगे। और केवल सर एक है कि आप सुबह उठिए और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। अच्छा, बच्चों का सर एक प्रश्न यहाँ बन जाता है कि सम कैंडिडेट आर कैपेबल टू डू रेस ऑन मॉर्निंग एंड समवन वांट डू इन इवनिंग टू। बच्चे कहते हैं सर हम इवनिंग में भी कंफर्टेबल हैं, तो क्या सर इवनिंग में दौड़ना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक दिक्कत है, देखिए जो आ रहा है कि नेचर को सदैव हमें साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई मजबूरी है कि सुबह नहीं जा सकते, तो आप देखिए ट्रेनिंग सेशन शाम को भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको उस तरह देखें साइंटिफिकली, तो फौज की कोई भी ट्रेनिंग आप देखेंगे तो सुबह ही कराई जाती है, शाम को गेम कराया जाता है। उसका कारण है कि रेगुलर ट्रेनिंग जब भी करेंगे वो सनलाइट से पहले होनी चाहिए। उसका एक अलग, हमारी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट में रहती है, हम एनर्जाइज रहते हैं। लेकिन अगर समय नहीं है तो कोई बुराई नहीं कर सकते। एक बड़ा प्रश्न बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या सर इस बार कदम ताल हो जाएगा? तो नहीं, इस बार बिल्कुल आप प्रॉपर फिजिकल टेस्ट वहाँ फेस करेंगे, कदम ताल के डाउट में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। थैंक यू सर। और ऑब्वियसली आगे की जर्नी में हम आपसे बात करते हैं और समझते हैं आगे क्या है, तो बिल्कुल इसको प्रोसेस करते हैं मैम के पास। जब हम मैम जर्नी कंप्लीट हो जाती है, बच्चा PFT डन कर लेता है, फिर बच्चा जो है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 को ओके कर लेता है, तो एक अलग सी खुशी होती है। फिर फाइनली वो ग्रीन कार्ड मिलता है और उस ग्रीन कार्ड के मिलने के बाद उन्हें एक मेडिकल की डेट मिल जाती है कि आखिर इस डेट पे आपको आना है और मेडिकल डन करना है। बहुत ज़्यादा भ्रम, संशय, कन्फ्यूज़न, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट रहती है। इवन सर लोग भी आके उस चीज़ को क्रिएट करते हैं और कभी कभी रीजनल भी है वो चीज़, वो वाकई में दिक्कत होती भी है। तो जितना पहले वो टेस्ट हो जाए, हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्लियर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम जानना चाहते हैं कि एयरफोर्स का मेडिकल क्या है, क्या क्या खास बातें हैं। इवन आप मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर लगातार मेडिकल कर रही हैं इस समय, और कैंडिडेट ऑलमोस्ट हर एंट्री के आपके पास आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी मेडिकल करके मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से जा रहे हैं बच्चे, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड थिंग्स आर रियली गोइंग गुड। और एक अच्छा डायलॉग भी बना है बिल्कुल कि अगर प्री मेडिकल नहीं चाहिए आपको तो री मेडिकल नहीं चाहिए तो आप प्री मेडिकल कराएं मेडिकल। तो मैम बताएं एयरफोर्स के मेडिकल के विषय में कुछ हमें। चाहे मेडिकल एयरफोर्स का हो या डिफेंस के कोई भी सेक्टर का हो, सिमिलर है, सेम है। खाली एक चीज एयरफोर्स ने जो एक्स्ट्रा रखी है वो है LFT KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये दो टेस्ट ब्लड टेस्ट एक्चुअली होते हैं। ये ऐसा है जो एक्स्ट्रा है एयरफोर्स की हर एग्जाम्स के लिए। नहीं तो इसका कुछ लाने का विशेष कारण इसका कोई? क्योंकि उसका रीजन है एयरफोर्स में जो कैंडिडेट जाने वाला है उसको जिस सिचुएशन से जाना है, उनका बॉडी पैरामीटर्स, लीवर और किडनी, ये जो दो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बॉडी में। हाई एल्टीट्यूड्स पे, लो एल्टीट्यूड्स पे, ज़्यादा ओवर एक्सर्शन से इनमें चेंजेस आते हैं और वो बॉडी में तकलीफ देते हैं, तो आपका कैपेसिटी कम कर देते हैं काम करने का। इसकी वजह से LFT KFT ये इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही आया है। अच्छा, LFT KFT मैम कोई उसका पैरामीटर होता है कि नॉर्मल है, कि इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे नापा जाता है कि हाँ ये टेस्ट रिपोर्ट है, इतना मार्क्स आपका आ रहा है, इतना पॉइंट आपका आ रहा है, तो ये सही है? क्या उसका रिपोर्टिंग है? बेसिकली क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट ये ब्लड प्रोफाइल है, ठीक है। इनका अपना, जिस तरह से हीमोग्लोबिन का अपना ब्लड प्रोफाइल है,
नॉर्मल लिमिट, नॉर्मल रेंज, इसी तरह से इसमें बहुत सारे, इसमें करीब 8 से 10 अलग अलग टेस्ट इंक्लूड करके वो LFT और KFT का प्रोफाइल बनता है, जिनका अपना नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पैरामीटर्स है। जी। उसी के बेसिस पर वो पूरा रिपोर्टिंग होता अब एक प्रश्न यहाँ बनता है, मान लीजिए किसी बच्चे का एबनॉर्मल आता है मैम, तो क्या ये कोई ट्रीटमेंट भी इस चीज़ का है? यस डेफिनेटली। यहाँ पे ही ये चीज आ जाता है कि आप जितना जल्दी करा लेते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी, इट इज अ साइंस, जादू तो है नहीं जो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हर मेडिकेशन को भी एक अपना टाइम चाहिए, मिनिमम 3 मंथ 6 मंथ, डिपेंड्स ऑन कि सिवियरिटी कितना आ रहा है। अगर LFT और KFT दोनों ही एबनॉर्मल है या दोनों में से कोई भी एक एबनॉर्मल है, तो उसमें 2.5-3 मंथ्स का अगर हमें टाइम पीरियड मिल जाता है तो हम कंप्लीटली उसे बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं। इससे ये हो जाता है जो उनको वहाँ रीमेडिकल मिलने वाला है, बच्चा उससे बच जाता है, क्योंकि उसका अश्योरिटी नहीं है। अगर एक कॉमन सा चीज आपके पास में 10,000 का क्राउड आ रहा है, उसमें से आपको 5,000-6,000 कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, तो हम फिटेस्ट सिलेक्ट करेंगे या रीमेडिकल के बेस पे? एग्जैक्टली, हम फिटेस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो यही है कि जितना से जितना हम रीमेडिकल से बच सके, सिलेक्शन का अश्योरिटी उतना हम, भाई आप जब इतने सारे स्टेजेस क्लियर करके आ रहे हैं, एग्जैक्टली, वो फाइनल स्टेज है। एक छोटा सा टेस्ट, और लास्ट जो हमारा एयरफोर्स का था, उसमें 3 से 4 ऐसे पॉइंट थे जो बहुत ही एकदम सिली पॉइंट्स हैं, मतलब जो हमें अगर थोड़ा ध्यान रखे जाए तो बच्चे को मिले ही ना। ये कहा गया है, एयरफोर्स की PDF में लिखा गया है कि आप डेंटल टार्टर रिमूव करवा के आना है, मतलब डेंटल स्केलिंग, दांत साफ करवा के जाना है और कानों का मैल साफ करवा के जाना है। ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी लिखा गया है। जी। स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो कैविटी और वैक्सेस हैं वो क्लियर करके जाने। यस, वो कंपलसरी है, बट नहीं पता है, बस एक गलत, मतलब एक इंफॉर्मेशन जो उनके पास नहीं है, बच्चा ऐसे ही गया रीमेडिकल। जी। अब सेकेंड चीज होता है, बच्चा वहां जा रहा है तो अपना बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रख रहा है। पानी उनको 4 से 5 लीटर हर बच्चे को पीना चाहिए 24 घंटे के अंदर। अब वो ट्रैवल करके जा रहा है, नर्वस है, एंशियस है, ब्लड रिपोर्ट अल्टर्ड, सारे के सारे गड़बड़। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेटेड है। एक और इशू आया था मैम, जो इस बीच में बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो MH में सबसे बड़ी चीज़ यही आ रही थी कि बच्चों को BP की वजह से, तो इस कम उम्र में BP जैसा शब्द आना और उसके वजह से बाहर होना थोड़ा सा अजीब जब पानी, खून हमारा 70% ऑफ बॉडी किससे बना है? पानी से। पानी कम है तो हार्ट को पंपिंग के लिए फ्लो कम पड़ रहा है, BP बढ़ गया। सिंपल, इट इज वेरी कॉमन। बॉडी हाइड्रेटेड रखो तो ये चीजें नहीं होगी। एक तो चीज़ हुई कि जो पानी है, बट कुछ तो बाई नेचर भी होते हैं मैम। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ केवल वाटर ही कारण है, बिकॉज मैं बहुत बार बच्चों से मिला भी जो वो ऑलरेडी प्रेशर में है, मतलब उनका मानसिक तौर पे भी ऐसा साइकोलॉजी सेट है जिस वजह से भी। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसे करंटली भी अभी जो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, रेगुलर डेली मेडिकल लगे हुए हैं, प्री मेडिकल्स हो रहे हैं यहाँ मेडिकल हेल्थ केयर में, बच्चों का पल्स ज्यादा आ रहा है, 110 111। क्यों? क्योंकि पहली बार करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने जीवन में कभी BP कफ लगाया ही नहीं, तो आधा टेंशन उसको देख के ही बढ़ गया। लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स का सेकंड थर्ड टाइम कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है मतलब ये प्रैक्टिस psychological हो की, जा रहा है। यस दैट इज साइकोलॉजी। 18 to 19 ईयर्स में जो है क्या होगा जब फर्स्ट टाइम तो ये चीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि वो डर जाते हैं। ECG करवाना है उनको, शर्ट उतारा है, अब ECG बहुत छोटा सा एक बेसिक टेस्टिंग प्रोसीजर है, बट इतनी मशीनरी लगने के लेकिन लेटा दिया है, अब सब पूरा चिपका दिया है, अब उसका ध्यान मतलब सीधा मशीन की ओर, कि कहीं अपने वो- आप सारे ग्राफ इधर उधर जा हो रहे जा हैं रहे हैं। क्योंकि वो एंशियस है Anxious है बच्चा। बच्चा। लेकिन जब एक बार वो प्रोसेस से गुजर जाता है तो बिकम क्वाइट कॉन्फिडेंट। Yes. तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये मेडिकल का भी जो फोबिया है ना, इसको ख़त्म करने का समय आ गया है। और बिल्कुल डॉक्टर प्राची हैं आपके साथ और मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैं शेयर जरूर कर दूंगा हेल्थ केयर सेंटर का, कि कुछ बेसिक क्वेरीज हो मैम तो बच्चों को जवाब मिल सकता है। Definitely. जी चलिए, थैंक यू फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक अहम आ जाता है IQ टेस्टिंग पार्ट, एंड देन विल कम टू द अगेन GD and SRT पार्ट। IQ टेस्टिंग में सर रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम ऑफिसर रैंक की बात करें, स्पेशली जितनी भी हमारी कमीशन कैटेगरी की एंट्री है, चाहे वो NDA के थ्रू हो, CDS के थ्रू हो, FCAT के थ्रू हो, या अन्य एंट्रीज जितनी हमारी फौज के अंदर है कमीशन कैटेगरी के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं YR टेस्ट को बहुत वैल्यू देते हैं हम लोग सर। हमारे यहाँ इसको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कहा जाता है, जिसमें आपको ग्रेड्स पानी होती है। आप ग्रेड 1 में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, 4 में आ रहे हैं, और ये बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंस का भी एक परिचायक हो जाता है। तो पॉइंट इज़ दैट कि उस चीज़ को यहाँ पे भी ऐड किया गया है सर। अमूमन किस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं सर, और बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, कुछ इसके विषय में बताएं, क्योंकि वो सर 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं।
तो देखिए सबसे पहले सर मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाए, जैसे अभी कमांडर सर ने कहा भी है इस बात को लेके कि जो है क्योंकि वहाँ पे IQ का ही ज़्यादातर काम होता है जी। और हम किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे आपने कहा कि NDA हो चाहे CDS हो या अन्य एग्ज़ाम हो, तो जब हम किसी भी पोस्ट के लिए जाते हैं तो हम क्यों सेलेक्ट होंगे, और भी लोग तो एग्ज़ाम देते हैं, हमें ही क्यों सेलेक्ट किया जाएगा। सो सर मैटर इज़ दिस कि हम उस चीज़ के लायक हैं। एग्जैक्टली। तो अब ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन पड़ जाता है, जैसे इसके पहले अभी तक NDA में होता था और इसके पहले CDS में होता था या कोई भी SSB हम देने जाते थे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती थी। जी बिल्कुल। अब चूंकि वहाँ पे हाई इंटेलेक्चुअल पावर की नीड होती थी डिपार्टमेंट को, तो इसलिए वो ऐसे बंदे ढूंढता था। और जैसा OIR की बात अभी डिस्कस नहीं की आपने, तो सर उसका जो रैंक होता था मोस्टली क्या होता है, इसके OIR के बाद हमारा कॉन्फ्रेंस का जो प्रोसेस बढ़ता है, OIR में हम जो टेस्ट देते हैं, अगर हमारी रैंक वहाँ पे बहुत अच्छी है तो उसके बाद वाला जो हमारा टेस्ट होता है उसमें हमें कहीं कहीं लाभ मिल जाता है। एग्जैक्टली। सामने वाले को ये कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा अगर चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसका डाउन जा रहा है, कोई बट बात इसका नहीं, IQ अच्छा है। IQ बहुत अच्छा है, जी, इसमें जी, से जी। छोड़ना नहीं किसी भी एग्जैक्टली, इसको ट्रेन किया जा सकता हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है। जी। अब बात आती है सर जैसे OIR होता है, तो OIR तो हमारा काफी ब्रॉड लेवल होता है, वहाँ पे 95 क्वेश्चंस Exactly, 100 questions भी हो रहे हैं। क्वेश्चन भी आते हैं जी। और टाइम बहुत ही कम होता है। कहने को तो लोग कहते हैं कि 40 मिनट्स या 35 मिनट्स, बट वहाँ पे सर मोस्टली 25-30 मिनट्स में पेपर ले लिया जाता है। ये चीज़ होता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि अब उसी चीज़ को कॉपी करके कहीं ना कहीं एयरफोर्स में लाने की जो है मुहिम चलाई जा रही है। जी। तो अब बच्चों को ये समझना चाहिए इस बात को लेकर के कि जो टॉपिक्स जैसे OIR के बहुत मान लीजिए जैसे हमारा एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक होता है, एक हमारा टॉपिक होता है नंबर सीरीज का, और एक हमारा जैसे कि होता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स होते ही हैं जो कि अगर आपका IQ लेवल, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं अच्छा है तो आप तुरंत कर ही नहीं पाएंगे। जी। और सर स्पेशली इस पे ऐड भी मैं करना चाहूँगा कि जो हमारे एक्स के बच्चे हैं उनका पूरा ध्यान मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश पे रहता है सर। वाई वाले तो रागा के चक्कर में रीजनिंग पढ़ते भी हैं, एक्स वाले बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं और इनको लगता है कि ये बस यूँ ही हम निकाल ले जाएंगे। बट ओवर कॉन्फिडेंस जो वर्ड आपने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया, उस चक्कर में वो गलतियां वहां पर हो जाती हैं। ऐसा हो गया जैसा फिजिकल में होता है ना 1600 मीटर की जी, रेस, ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा ना कि बच्चे इंटरमीडिएट तक तो रीजनिंग का कोई नाम निशान है ही नहीं, अर्थमेटिक तब भी 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हाँ, तो अब ये रीजनिंग वाला पोर्शन, अच्छा रागा वाले बच्चे सर होता क्या है कि देखिए यहाँ पे हमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन मिलने वाला है बच्चों को, ये बहुत मतलब कि तूफानी टाइप का नहीं होगा। ऑलरेडी वो एक एग्जाम क्रैक करके आए हैं। जो वाई ग्रुप की अगर बात करूं तो ऑलरेडी उनका एक बार चेकअप हो चुका है कि रीजनिंग उनको आती है। राइट। बट एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। है तो बहुत ईजी, लेकिन अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा भी सोचेंगे चलो मैं कर लूँगा, 5 ही तो क्वेश्चन है, या अगर नहीं भी होगा तो मेरा और भी पोर्शन उसमें रहेगा, तो ये सारी चीज़ें सर कहीं ना कहीं एक नंबर हमारे लिए बहुत, और यहाँ तो 5 के 5 नंबर मिलने हैं सर। ये ऐसा पोर्शन है कि 5 के 5 100% मिलना है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सर बच्चे जो एसोसिएट हो रहे हैं उनके जबरदस्त रीजनिंग के प्रैक्टिस हो रहे हैं सर 100% प्रैक्टिस हो, 100% रीजनिंग का उनको मतलब बेस्ट मिलना ही मिलना है, और साथ ही साथ एक भी वहाँ से माइनस नहीं मिलना है। चलिए बहुत बढ़िया सर। OIR में काफी अच्छे रिजल्ट और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम माइंड ऑन कर रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं लोग, और इसके पहले रिकॉर्ड भी रहे हैं OIR में बहुत अच्छे रिजल्ट। वी डिड बेस्ट ऑलवेज सर, वी डिड। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा श्रेयांश प्लीज टेक इट। नाउ क्वेश्चन कम टू श्रेयांश, बिकॉज हम बहुत जल्द जो है ऑनलाइन प्रोसीजर पे भी आ रहे हैं, ऑफलाइन पे भी, और शायद जैसे मैंने कहा कि 20 मतलब 20 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन कल से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जी। और एक बच्चों का बड़ा प्रश्न ये भी है कि सर एक परफेक्ट बुक को सजेस्ट करिए। अक्सर मेरे से प्रश्न होता है, इट्स लुक कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली एडवर्टीजमेंट नहीं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि एक सटीक मैटर आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है GDSRT की अगर स्पेशली बुक की बात की जाएगी इस इंडिया में, पूरे भारत में एयरफोर्स जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल बुक केवल MKC पब्लिकेशन जनरेट कर रहा है। और ये बुक इसलिए भी बेहतर मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि हमने अराउंड आपके 10 का कलेक्शन प्रैक्टिस सेट का बना के दिया जो है SRT का, हमने उतना ही आपके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बना के दिया, GD के आपके ज़बरदस्त टॉपिक दे रखे हैं। हमारा पूरा कोशिश, और कमाल की बात है कि जब इसकी खूबियां आप देखेंगे तो मैटर आपको SRT का
इंग्लिश में भी मिलेगा और साथ ही साथ सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी हम दे रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि दोनों भाषा के बच्चे चिंता ना करें, हम दोनों के लिए कलेक्शन प्रॉपर बनाए हैं। दैट मीन हमने मैटर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में इसमें अरेंज करने की कोशिश की है, केवल एक उद्देश्य से कि आपको पढ़कर समझने में दिक्कत ना हो। बट अल्टीमेट हमें इंग्लिश में काम करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं हम पहले उसमें आपका क्लियर करेंगे, फिर आपकी इंग्लिश को भी बेहतर बनाएंगे जिससे चीज़ें अच्छी हो सके। बिल्कुल ये बुक आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, एमकेसी पब्लिकेशन के वेबसाइट पर विजिट करिए और फटाफट पूरे भारत के बच्चों को जो भी अब जेडीएस आरटी फेज के लिए बढ़ रहे हैं, बिल्कुल किसी बुक को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल डेडिकेट प्लान्ड मटेरियल आपको दे रहा है एमकेसी पब्लिकेशन, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेशन को लेते हैं। श्रेयांश, जैसे कि अब हम टेक्निकली बात ही करेंगे जीडी के अंतर्गत, तो जीडी के अंतर्गत जो रोल होता है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड एग्जैक्टली दे आर टेस्टिंग ड्यूरिंग द जीडी सेशन। इवन आई आस्क सेम क्वेश्चन फॉर द एसआरटी टू, बिकॉज एसआरटी जब बच्चों के सामने आ रही है तो क्या क्या ऐसे पैरामीटर हैं, क्या क्या ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जिन पे उनको ध्यान दे करके उधर जवाब सही करना है। बिकॉज 4 ऑप्शन है, चारों सही हैं, हर इंसान का सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, बट टेक्निकली ऐसे क्या पॉइंट्स हैं एसआरटी एंड जीडी के दौरान जो हमें ख्याल करने की जरूरत है? सर मैं एसआरटी से शुरुआत करूंगा। एसआरटी के पहले प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। सो टाइम जो फाउंडेशन आपको 30 मिनट दिया गया है, जैसा कि सर ने बताया था, वो सिर्फ आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिया गया है। इन्हीं 45 मिनट्स में से आपके 6 से 7 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। वो इसलिए होता है कि बाकी एसआरटी आपकी बेसिक जो सिर्फ बंदे के पास अगर कॉमन सेंस है और उसकी लैंग्वेज की नॉलेज भी थोड़ी बहुत है, तो अगर वो कॉमन सेंस से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो इजीली क्वेश्चन को एसआरटी को क्लियर कर सकता है। रीजनिंग आपके ऊपर रीजनिंग स्किल्स डालने के लिए, आपके प्रेशर चेक करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स चेक करने के लिए उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बाकी अगर हम बात करें तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो जो लोग बच्चों में अक्सर इंग्लिश फोबिया होता है, जैसे कि ज़्यादातर गांव के बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए डर हटाने वाली बात काफ़ी अच्छी है कि बाइलिंगुअल टेस्ट वहाँ पे होता है। और दूसरी काफ़ी अच्छी खबर ये होती है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं जाएगा आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, कॉमन सेंस लगाना है और सिंपल तरीका है कि आपको माइंड को काम रखना है। काम रखने के जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छे से होगा। आप ऑप्शंस को आराम से पढ़िए, जो बेसिक आप डे टू डे लाइफ में उसको जैसे डील करेंगे वैसे आप उसी तरीके से आपको उसको डील करना है। अब यहाँ एक पॉइंट श्रेयांश बन रहा है मेरा, ये सच है कि डे टू डे लाइफ में हर सिचुएशन को हैंडल करने के अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए हैं। क्या सही नज़रिया है? लाइक किसी भी तरह का, मान लीजिए कि डिजास्टर केस है, मान लीजिए कि एग्ज़ाम की सिचुएशन है, कुछ ट्रेजेडी हुई, एक्सीडेंटल सिचुएशन बनी, तो क्या कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस भी हैं, स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी हैं जिनके अंतर्गत हमें एसआरटी में आंसर देना होता है? सर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एसआरटी टेस्ट देखती है तो पीछे उसका मोटिव हमको देखना चाहिए कि वो आपको किस क्वालिटीज को ढूंढ रही है। अब आप यहाँ पे अगर आप एयरमैन बनने जा रहे हो, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपके अंदर टीम वर्क की होनी चाहिए, आपके अंदर अथॉरिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आपको उन ऑप्शंस को सीक आउट करना चाहिए जहाँ पे वो अपने आसपास के लोगों की हेल्प ले रहा हो, दूसरों की हेल्प कर रहा हो और अथॉरिटी का प्रॉपर यूज करते हुए, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन निकाल रहा हो। ना कि वो सिचुएशन को देख के दूर भाग जाए और ना ही वो सिचुएशन को देख के स्टिल हो जाए या फिर फ्रीज आउट हो जाए या फिर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को सामने लाके रखना चाहिए। एग्जैक्टली अगर पॉइंट में समझें तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ रही है तो आप सब कुछ बैलेंस करिए, सब कुछ बैलेंस। आप एक चीज को रोक करके दूसरी चीज को बैलेंस करने की कोशिश ना करें, ये बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने शायद एक लाइन में बहुत अच्छी बात कह दी है कि यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग, और इस एटीट्यूड से जब आप अप्रोच करेंगे तो लाजमी सी बात है कि आप सटीक आंसर पे पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। जीडी एक बड़ा अहम रोल अदा करता है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल अदा करता है, तो जीडी को किस प्रोस्पेक्ट से हम देखें एयरमैन एंट्री के अंतर्गत और क्या क्या एस्पेक्ट हैं जो वहाँ पे देखे जा रहे हैं इसके दौरान? सर जीडी इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरह की भीड़ हमारी जा रही है वो ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड से जा रही है और यहाँ पे लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होता है। जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सब्जेक्ट में पकड़ भी काफ़ी अच्छी होती है, पर जो इकलौता बैरियर उनके पास आता है वो लैंग्वेज का आ जाता है। अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जो उनके रिजेक्शन का कारण आगे जाके बन जाता है। तो पहली तो बेसिक हेल्प जो एडवाइस मैं उनको दूंगा कि उनको अपने लैंग्वेज पे काम करने की बहुत ज़रूरत है अभी, ऐसे कि डेट्स आना जल्दी शुरू हो जाएंगे और आना उनको। एंड दैट्स वाई फोर्सफुली वी स्टार्ट फ्रॉम 20th। और पूरे देश के एयरफैन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ऑफलाइन प्रोग्राम में पूरे इंडिया में केवल हम स्टार्ट हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ हमेशा ना कि रियल जंग अगर जंग के मैदान में होनी है तो रियल पढ़ाई एमकेसी के क्लासरूम
ऑफलाइन प्रोग्राम में होनी है। तो बिल्कुल आप सबके लिए ज़बरदस्त मैनेजमेंट हम लोगों ने कर लिया है, फिजिकल को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, आपके हर प्रोस्पेक्ट को लेकर हम तैयार हैं। बस ज़रूरत यार एक बार आ जाओ, आग लगा देंगे और वाकई में ये नीली वर्दी और स्टार आप पे सजा देंगे। तो जीडी के प्रोस्पेक्ट को लेकर हम बात कर रहे थे। तो जीडी के प्रोस्पेक्ट में जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल है, कम्युनिकेशन के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और ख्याल करने की ज़रूरत है? कम्युनिकेशन के अलावा जो चीज़ें, आपका ग्रुप डायनेमिक्स चेक किया जाता है। आप एज एन एयरमैन जा रहे हो तो आपको हमेशा ग्रुप में ही काम करना है वहाँ पे। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को कितना सुन पा रहे हो, आप ऑर्डर लेने में कितना सक्षम हो, आप अपनी खुद की मेंटालिटी को कितना यूज़ कर सकते हो ग्रुप में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कितने क्लियर हैं, आप अपनी बातें कितने अच्छे से रख पाते हो, और ये सब चीज़ें जो आपकी प्रैक्टिस से ही आनी है। और ये बाकी चीज़ें भले ही आप रीजनिंग अपनी अच्छी कर सकते हो, SRT आप प्रैक्टिस घर पे लगा सकते हो, GD जैसी चीज़ें हैं वो तो ग्रुप में आपको क्लासरूम में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। Exactly. और अक्सर ऐसा ग्रुप आपके आसपास देखने को नहीं मिलता जो सेम माइंडसेट का हो, Exactly. सेम गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर रहा हो। Right. इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस में आना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के प्रैक्टिस के लिए। तो बेसिकली अभी अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं कि जीडी के लिए बच्चा जो है क्या करना स्टार्ट करे इस समय, किन चीज़ों पे ख्याल रखे जिससे वो अपनी जीडी में परफॉर्मेंस को बेहतर बना पाए? तो पहला तो वही पॉइंट है कि किसी ऑफलाइन क्लासेस में जाए जी। तो उसके आसपास एक पेपर हो, आई थिंक म्यूजिकल सिस्टम बेस्ट चल रहा है इस जी। मामले में। दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करवा रहा कोविड के चक्कर में, तो पहले तो अपनी वोकैबुलरी स्किल्स पे उसको काम करने की बहुत ज़रूरत है कि जो एक्चुअली वो बच्चा सोच रहा है वो उस बात को वैसे ही सामने रख पाए और सामने किसी भी सामने वाले को उस तरह से वो बता पाए जो उसके थॉट्स हैं। और उसकी प्रैक्टिस के लिए वो या तो सामने मिरर प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है, लेक्सिडेट की प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी टॉपिक को उठा ले जो उसके नरेशन में हेल्प करेगी, जिसकी इंट्रोडक्शन में भी उसकी इंग्लिश में हेल्प करने वाली है। तो ओवरऑल अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी स्किल्स पे ध्यान दें। और मेन बात ये है जो बच्चे अक्सर इस पे भूल जाते हैं, ये लोगों को क्या बोलना है ये सोचने के चक्कर में किस तरह से बोलना है इस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। राइट। जैसे कि स्टडीज में शो किया है, काफ़ी एक अच्छा रूल है 7, 28, 55। 7% आप क्या बोलते हो लोग उसको सुनते हैं, 28% आप किस तरह से बोलो, किस टोन में बोलते हो, ये आपका मैसेज कन्वे करता है, एंड 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप कोई बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हो और आपके हाथ इधर उधर जा रहे हैं तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि आपके एसएस ऑफिसर्स कर रहे हैं। Exactly. तो उनका जो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इन्हीं चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा जाता है। ये क्लास आप कितनी मेंटेन कर पा रहे हो, आप डिग्निटी में रह पा रहे हो कि नहीं। अगर आप बहुत अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हो, बहुत फ्लुएंसी से भी बोल रहे हो, पर अपनी सीट से आप उठ जा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो अफेक्ट रियली बहुत लॉट। ज़्यादा डिसिप्लिन शो करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपके सिलेक्शन। मुझे लगता है पूरे पर्सनालिटी ट्रेट्स का बहुत बड़ा रोल अदा करता है और ओवरऑल आपका व्यक्तित्व दर्शा देता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका साइकोलॉजी का भी पता चलता है आपका। एग्जैक्टली, दैट ऑल इज इनकलकेट, सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पवन सर से फिर से बढ़ेगा और तेजी के साथ सेशन हम क्लोज करेंगे, आई थिंक बड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर बच्चों का पुशअप्स को लेकर के, बच्चों का सिटअप्स को लेकर के और स्क्वाट्स को लेकर के। एक सस्पेंस होता है कि रेस के तुरंत बाद सर करा दिया जाता है, टाइम गैप नहीं मिलता है सर। और पुशअप्स में सर काफ़ी देर रोकते हैं, वह अप डाउन। सिटअप्स में भी जो बॉडी पोस्चर्स उनको चाहिए होता है वो काफ़ी टफ हो जाता है। स्क्वाट्स भी सेम कंडीशन में वो कराते हैं कि अप डाउन, तो एक टाइम का जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सर। तो बच्चों की कहीं ना कहीं वहाँ पे जो स्टैमिना होती है वो फेल हो जाती है। तो कुछ बताएं इसके विषय में, क्या टेक्निक है, क्या प्रैक्टिस है जिससे इस चीज़ को बेहतर कर सकें? देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम केवल अगर ये फोकस करें कि हमें 16 दौड़ना है, ना उसके आगे दौड़ना ना पीछे दौड़ना है, तो हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। अगर हम इसे फोकस करते हैं, हमें ये फोकस करना है कि 1600 तो हमारा एक बहुत छोटा सा पार्ट है, हम 1600 को क्यों देख रहे हैं। हम अपने आप को इतना डेवलप करेंगे कि 1600 से 32 भी हो जाएगा लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सुबह जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 1 से 1.5 घंटे का, उसको केवल ये मत, कभी क्या होता है बच्चा क्या सोचता है कि हमें बुलाया गया 1600 दौड़ाया नहीं गया। 1600 दौड़ने के लिए पहले 1600 की तैयारी कराई जाती, तो 1600 में आप एग्जैक्टली, अगर आपका उस लेवल का वार्म अप नहीं होगा। मैं एक सेकंड में दे रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं भाई विराट कोहली इतना तेज खेल रहा है और बड़ा अच्छा खेलता है, दिन भर थकता नहीं। अरे भाई थकता इसलिए नहीं क्योंकि सुबह 3 बजे से लेके और 7 बजे तक 4 घंटे वो मेहनत कर रहा है और शाम को 5 घंटे मेहनत कर रहा है, तब आप जाके प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एथलीट को देखेंगे आप, अगर उसेन बोल्ट का भी एग्जाम्पल Exactly. तो अगर वो 9 सेकंड में 100 मीटर कर रहा है तो इसका मतलब नहीं तुरंत आया और दौड़ उसने पूरा कर दिया। वो चीजें जो हाइट है दिख नहीं रही, वो बड़ी महत्वपूर्ण उसके पीछे का एफर्ट्स हम नहीं देख पाते हैं, ये एक बड़ी समस्या आती है। तो आपका ये कहना है कि हमें पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स को लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अभ्यास जितना हम करेंगे, अभ्यास और निरंतरता, जी कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस, जी, ये 2 चीजें कर लें और साथ में डिसिप्लिन। बाकी सर बड़ा अहम हो जाता है वहाँ पे पोस्चर्स भी। तो आशा करता हूँ कि जब बच्चे आएंगे तो पोस्चर्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर उनको अप टू द मार्क। जी, ऐसी कोई चीज है नहीं जो बच्चा का ठीक ना हो। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे आ रहे हैं दे आर वेरी टैलेंटेड,
बस केवल विजन और थोड़ा सा सोच। नहीं सर, दे आर टैलेंटेड। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बिकॉज उन्होंने उन इतने ह्यूज क्राउड में अपनी जगह बनाई है सर, तो अपने आप वो टैलेंटेड है सर, उसमें कोई। थोड़ा सा भी सर्वे डिस्कस कर रहे थे, हर समय हमें अपने एटीट्यूड पर ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। हमें कोशिश ये करनी है कि जो ट्रेनर्स बता रहे हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर के लिए बता रहे हैं। Exactly. हम लोग हैं उन्हीं के लिए। इसीलिए हमारा बच्चा सेलेक्ट होगा तो जी, हमसे ज़्यादा- इसीलिए गुरु का रोल बहुत बड़ा है, और कहते हैं जब गुरु सही मिलेंगे तभी सही दिशा में आप काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। गौरव सर, आप पे आएंगे फिर से एक बार। इंट्रोडक्शन आपने 25 से 30 सेकंड का पॉइंट उठाया था, तो अब अगला प्रश्न आप समझ रहे हैं मेरा क्या बनने वाला है। तो आखिर क्या क्या चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन में हमें बोलनी है और क्या हमें नहीं बोलना है सर? देखिए, सबसे पहले बच्चा अपना नाम बताए, इस बात का ख्याल रखिए माय सेल्फ से सेंटेंस शुरू बिल्कुल ना करें। जी, वो आई एम से शुरू कर सकता है और माय my नेम name इज से शुरू कर सकता है, जी। दोनों में से किसी भी शुरू कर दे। हालांकि कुछ बच्चे दिस इज का यूज भी कर लेते बट हैं। मुझे लगता है अगर आप ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर खुद को इंट्रोड्यूस करें, देन इट बी ओके। अदरवाइज इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल के लिए वो आई एम एंड माय नेम बताइए या माय नेम इज बताइए। राइट सर। उसके बाद फैमिली की डिटेल्स बताते समय बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना बताएं कितना छोड़ें। जी तो फैमिली की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बतानी है। जी फादर का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन, माता जी अगर वर्किंग है तो उनका ऑक्यूपेशन, अदरवाइज उनके लिए हाउसवाइफ या हाउस मेकर, होम मेकर भी कह सकते होम मेकर इज अ सूटेबल वर्ड। सुटेबल वर्ड। उसके बाद क्या है सर कि फैमिली की डिटेल बहुत ज्यादा नहीं देनी है। एक सिबलिंग्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे 3 भाई बहन हैं, अब मैं कहूंगा कि वी आर 3 सिबलिंग्स, वहां बच्चा बोल देता है आई हैव 3 सिबलिंग्स। नो आई हैव 3 सिबलिंग्स का मतलब हो गया कि वो आपको हो गए छोड़ total 4, आपको छोड़ के 3 हो गए। उसको छोड़कर, तो वहां उसे कहना पड़ेगा वी आर। मुझे लगता है कि बेस्ट है सर, इतना हम जाए ना, हम सिंपल बोल दें कि भाई जो है I have two brother and आई हैव one टू sister। वन सिस्टर, दैट सिंपल ऐसे लाइन भी बोलते हैं। बोल सकते हैं, और इतनी हम- इन्फॉर्मेशन बहुत है। जी जी, हम गलत बोले उससे बेटर है सिंपल बोले, जी। लेकिन सही बोले। जी, क्वालिफिकेशन में क्या सर 2 स्टेप पे काम चल सकता है जी, कि हम केवल qualification में 2 step पर लास्ट काम क्वालिफिकेशन कर सकता है। डिफाइन जी, करते हैं, जी, व्हाट एग्जैक्टली आई एम परसुइंग राइट नाउ, हम उसको डिफाइन बस करें। बस ये दोनों चीजें बच्चा डिफाइन कर दे। क्या उसका काम वीकनेस बताना सर जरूरी है? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। वीकनेस बच्चे को नहीं बतानी चाहिए। जी बच्चे को उसको इस तरीके से कह देना चाहिए माय एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी इज, माने मैं खुद को और बेहतर तो इस क्या फील्ड में कर उसको हम सकता हूं। अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ के अंतर्गत से दर्शा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। स्ट्रेंथ में हम उन पॉइंट्स को दर्शाएं जिन पर ऑलरेडी हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी में उन पॉइंट्स को बोलें जिनमें हम अभी एट प्रेजेंट एक्सेल नहीं करते, जी, लेकिन नियर फ्यूचर में हम उस पर एक्सेल करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपने काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन को लेकर क्लैरिटी दी। ठाकुर सर, लास्ट में कुछ मोटिवेशनल लाइन, बिकॉज लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर गोइंग फॉर द इंडियन एयरफोर्स। एक बड़ा अलग तरह का पैशन होता है सर बच्चों के अंदर। आई थिंक जब एग्ज़ाम टला तो बहुत सारी कशमोकश रही। मेरा तो बड़ा लगातार जुड़ाव रहा है सर बच्चों के साथ, एंड जो पैशन मैंने इंडियन एयरफोर्स के लिए देखा है सर, इट्स ट्रू कि लोग कहते हैं कि इंडियन नेवी के लिए लोग पैशनेट हैं, इंडियन आर्मी के लिए, ट्रू वो भी पैशनेट है सर, बट इंडियन एयरफोर्स को लेकर सर अलग ही लेवल का अलग ही पैशन चार्म है रहता है सर, सर। एक अलग ही चार्म है सर। तो क्या सर कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें आप कहना चाहेंगे जितने भी हमारे, अब तो मैं इनको जेंटल एयरमैन कैडेट इसलिए कहना चाहता हूँ बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर जर्नी इन देयर लाइफ, तो क्या सर खास बात है एयरफोर्स की, क्या ऐसी चीज़ है जो कि वाकई में ये सबसे बेहतर बनाती है फौज में? एक्चुअली जो एयरफोर्स है दैट इज यंगेस्ट फोर्स आउट ऑफ 3, 1932 में तो स्टार्ट हुई थी, एंड एक्चुअली ये एक ऐसी फोर्स है, जब एयरमैन की हम बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं कि वो लोग जो 10वीं तक 12वीं तक पढ़े, लेकिन एक इसमें खासियत रही है कि ये फोर्स जब एयरमैन सेटअप किए थे इसको, तो वो एयरमैन सारे के सारे फुल इंजीनियर्स थे। यस सर। ग्रेजुएट इंजीनियर्स, वाइस इंजीनियर्स थे जिन्होंने इस फोर्स को सेटअप किया था। राइट सर। तो उसके बाद से जैसे एक्चुअली 1932 को बनी, लेकिन आज़ादी के बाद इसका फैलाव एक्चुअली शुरू हुआ अच्छी तरह से, जी और उसके बाद ग्रेजुएशन से नीचे के पढ़े लोग भी इसमें आने लगे, लेकिन एक्चुअली वो जो 22 इंजीनियर्स थे वो ट्रेंड सेटर्स थे, वो एग्जाम्पल्स रह गए हमेशा के लिए। तो इसलिए शुरुआत से ही इस फौज को पढ़ी लिखी फौज माना जाने लगा, जी और इंग्लिश बिकेम एक्चुअली कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ एयरफोर्स। राइट सर। ऑफ कोर्स लाइफ वाइज बात ऐसी है कि आउट ऑफ 3 फोर्सेज, बिकॉज आई रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, सो समबडी शुड नॉट थिंक कि चूंकि एयरफोर्स से है इसलिए एयरफोर्स की बात है। नहीं ऐसा नहीं, you are telling a fact। लेकिन बात ये है कि जो लाइफ है, वेदर नॉन टेक या टेक या ऑफिसर, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फोर्सेज। राइट सर। लाइफ इज वंडरफुल इन एयरफोर्स,
और मेन के संबंध में मैं ये कहूँगा कि जो अदर रैंक्स हैं बिलो ऑफिसर्स रैंक, जैसे लोअर लेवल पे जो XY ग्रुप में बच्चे जो जाते हैं उनके लिए एयरफोर्स यूनिवर्सिटी है। राइट सर। हर एयरफोर्स स्टेशन में आपको यूं ही घूमता फिरता कोई नहीं मिलेगा। सारे बच्चों को एयरफोर्स ने इतनी सुविधा दी है जो एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिलती है। एयरफोर्स स्टेशन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसकी जो लाइब्रेरी होगी जिस पे एयरफोर्स मैक्सिमम खर्चा करता है, तो वो लाइब्रेरी ऐसी होती है कि शायद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पास ही वैसी लाइब्रेरी होती होगी, कॉलेजेस वगैरह के पास तो होने का चांस ही नहीं, क्योंकि इस पे एयरफोर्स सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। राइट सर। और हर व्यक्ति जो अफसर लेवल के लोग होते हैं, जैसे आई बीन टेक्निकल अफसर इन एयरफोर्स, तो हम हर अफसर अपने एयरमैन को इतना इनकरेज करता है शिक्षा दीक्षा के लिए, आगे पढ़ने के लिए। दारू पीता एयरमैन आपको नहीं मिलेगा, ढूंढ के रह जाओगे, नहीं मिलेगा, है ना। ये एक खासियत है। और डिफरेंट सर्विसेज है जिसमें अपनी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज या अपने गाइडेंस या सुविधाओं के चलते एयरमैन एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के क्लास 1 और क्लास 2 ऐसे पोजीशन पे हमेशा जाते रहे। इवन हमारे साथ के 3 एयरमैन IAS बने, मेरे सामने बने, है ना। राइट सर। और यही नहीं, इवन सर मैं टेक्निकल एक पॉइंट आप ऐड कर रहे हैं तो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट सर। ACC के अंदर जो हम सिलेक्शन देख रहे हैं सर, आर्मी कैडेट कॉलेज के अंतर्गत ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं दे आर फ्रॉम द एयरफोर्स सर। वो सारे के सारे कैंडिडेट एयरफोर्स। जी। कि एयरफोर्स वाज बैंड फॉर क्वाइट सम इयर्स। ओके, फॉर द ACC। यस, it started with Air Force also and Navy also, लेकिन Air Force used to take all selections। इसीलिए तो Air Force को काफी दिन के लिए बंद कर रखा। लकली सर अभी इस बार जो ACC का टॉपर रहा भास्कर फ्रॉम मेजर कलसी क्लासेस सर, ही टॉप जो है ऑल इंडिया ACC फर्स्ट रैंक एंड ही इज फ्रॉम एयर फोर्स ओनली सर। तो देखिए आप इलाहाबाद में बैंक POs को ढूंढ लीजिए। इलाहाबाद जैसे छोटे शहर में मैं कहता हूँ, कम से कम आपको 20% एक्स एयरफोर्स मिलेंगे, 20% एक्स एयरफोर्स मिलेंगे। तो नहीं सर, एग्जैक्टली 30% मैन पावर इज फ्रॉम एयरफोर्स, 30% मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये बात है कि स्टिल अभी भी हालांकि आर्मी में भी पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स लाइफ इज वंडरफुल लाइफ। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ। राइट सर, थैंक यू सर। मैम लास्ट क्वेश्चन मेडिकल को लेके रहेगा, बिकॉज बच्चों का ये भी एक बड़ा सस्पेंस बना रहता है। आई विज़न को लेके एक बड़ा सा डर है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। ये सच है कि जब आप फ्लाइंग कोर में जा रहे हैं तो कोई ऑप्शंस नहीं है, बट टेक्निकली ये टेक्निकल ब्रांच के लिए जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल के लिए भी जा रहे हैं। यहाँ पे आई विज़न को लेके क्या क्राइटेरियाज हैं? मेन क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एक्स ग्रुप के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक एजुकेशनल ट्यूटर का जो एक वैकेंसी आता है उसमें -3.5 तक अलाउड है, वरना जितनी भी एयरफोर्स एक्स की जितनी भी एंट्रीज है सबके लिए -0.50 जी, उससे ज़्यादा नहीं। विजन 6/12 अलाउड है, विदाउट स्पेक्टिकल्स, विद स्पेक्टिकल्स 6/6। जी, ये आई विजन का है स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब हम वाई ग्रुप की बात करते हैं, तो वाई ग्रुप में ऐसी 8 वैकेंसीज है जिसमें -3.5 अलाउड है, जी, जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि क्लर्क कैटेगरी में नर्सिंग में जा रहे हैं या फिर वो सिक्योरिटी में जा रहे हैं, तो उन प्रोस्पेक्ट्स पे ये चीज़, म्यूजिशियन के तो अकाउंट, एग्जैक्टली, जी जी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी है वैकेंसीज उन सब में -0.50। जी, बढ़िया। और कलर विजन में देखें तो CP1 CP2 अलाउड, CP3 नॉट अलाउड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब आपके यहाँ है तो आई टेस्ट वगैरह भी बच्चों का प्रॉपर ढंग से मेजर कल से हेल्थ केयर से, जी जी। हमारे यहाँ एक चीज़ है, डिफेंस का एक रूल है, क्या करना है ये इंसान को पता होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना है ये जरूर पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा पता होना चाहिए। तो मेडिकल परसेप्शन से भी या फिजिकल एस्पेक्ट से जब भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये चीज़ पहले सिखा दिया जाता है क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि व्हाट टू डू वो तो सब गूगल कर सकते हैं, नॉट टू डू इज नॉट गूगल एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, एंड I think it's a lovely discussion with all of you, sir, and everybody added such a really great, valuable content for them. I hope आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये जर्नी लगातार जारी रहेगी। और YouTube पे जैसा कि हमने कहा
कि लगातार हम बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, बट अल्टीमेट कहते हैं कि मैदान में तो यार उतरना ही पड़ेगा और एमकेसी के कैंपस का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, बहुत पेशेंस, बहुत डेडिकेशन और बहुत हार्ड वर्क के साथ। तो अब ज़रूरी है कि अगले स्टेज में भी कोई कमी ना होने पाए, क्योंकि अगला स्टेज एक प्रॉस्पेक्ट से नहीं बनता है, वो कई प्रॉस्पेक्ट मिल के बनते हैं। वहाँ आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, वहाँ आपका SRT है, वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है, नरेशन है, GD है, वहाँ आपका मेडिकल है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर इन सारे प्रॉस्पेक्ट पे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कोई भी स्टेप पे आपकी असफलता आपके पूरे प्रोसेस को रोक सकती है, आपकी पूरी मेहनत को व्यर्थ कर सकती है। तो बीइंग ए मेजर कलसी क्लासेस हम इकलौते ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में जहां आपको हर प्रोस्पेक्ट पे हम ट्रेन करेंगे, एक एक्सपर्ट टीम के माध्यम से और एक रियल टीम के माध्यम से, जो आपको वाकई में इतना कैपेबल बनाएंगे बेटा कि आप आने वाले अपने फेज 2 में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। बाकी जो भी क्वारीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपका आदेश सराखों पर, आप जैसा सुझाव करेंगे हम लोग करते जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि इंतजार में नहीं बैठना है, लग जाना है। अगर रिटन क्वालिफाइड होने का टारगेट है तो बिल्कुल फटाफट GD SRT में बढ़ जाओ एमकेसी कैंपस के साथ और अगले 2-3 में जम के मेहनत करो हमारे साथ। हम आपके साथ हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, वन टाइम चार्जेस होगा। सेकंड में ऐड कर देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हो जम के लग जाओ। अगर लगता है रिटन में कहीं डाउट है, क्योंकि अगला एग्जाम फिर से शेड्यूल होने वाला है आपका अक्टूबर-नवंबर में, तो ज़रूरी है कि उसकी तैयारी अभी स्टार्ट हो और उसके लिए ज़बरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम इंडिया में हमने स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल आइए, फटाफट कैंपस का हिस्सा बनिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच सर, एंड फ्रॉम माय साइड विश यू ऑल गुड लक। गौरव सर, मैं चाहूँगा बच्चों को लास्ट मैसेज दे दें। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से मेहनत करो, निश्चित सेलेक्ट हो जाओ और हमारे यहाँ आओ, और हमारे यहाँ आओ, तभी तो सेलेक्ट होंगे। कौन से? obvious है। आइए, न केवल 1600 मीटर के लिए बल्कि अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और अपनी यूनिटी की आज जरूरत किसकी कोविड में, उसी यूनिटी की जरूरत है। और उसके लिए आइए और आप। सर आपको स्टेडियम में ले जाएंगे, बिल्कुल ले घर पे जाएंगे। बहुत बैठ लिया, अब रेस लगाएंगे खूबसूरत स्टेडियम में। साथ में दौड़ेंगे। सर हाँ, श्रेयांश लास्ट वर्ड। GD एंड SRT के लिए vocab के लिए प्रैक्टिस कर लो, बट उसके लिए ऑफलाइन बैचेस में आपका आना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स आपकी ग्रुप के साथ ही बन सकती है। तो उसके लिए मेजर कलसी क्लासेस की ऑफलाइन आई थिंक बेस्ट है इस टाइम कोविड सिचुएशन का ध्यान रखते हुए। ऑनलाइन में भी बेस्ट है सर हम, ऑनलाइन में भी बेस्ट है, एंड वी आर द ओनली इन ऑनलाइन। और ऑनलाइन में इकलौते हैं जहां हम इंटरेक्टिव करेंगे, आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे, तो पूरे देश के किसी भी कोने से बच्चा हो, घबराने का जरूरत है। और मैं कहूंगा इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचना जरूरी है। सर लास्ट विशेस फ्रॉम योर साइड ठाकुर सर। आइए, एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेजर कलसी क्लासेस में आप, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मैं एश्योर करता हूँ कि वंडरफुल लाइफ होगी, आगे वंडरफुल जर्नी होगी, बहुत हाई टेक एरिया में काम करोगे। राइट सर, थैंक यू सर। मैम सम लास्ट वर्ड्स। डेफिनेटली एक चीज़ है कि दी ओनली बेस्ट फैकल्टी जो आपको यहाँ मिल सकती है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, तो आके जुड़िए N+1। अगर नहीं चाहिए री मेडिकल तो बिल्कुल कराइए अपना प्री मेडिकल मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर में। और मैम हमारी बुक के लिए भी बताते चलिए सबको, बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइवर्ट देम। दी ओनली ऑथेंटिक बुक जहाँ आपको पता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो वी डेफिनेटली हैव द बेस्ट मटेरियल एंड बेस्ट पब्लिकेशन इन इंडिया। थैंक यू सो मच। उमेश सर। प्यारे बच्चों, अब तो आप लोग देश के जवान बनने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये जो जीवन मिला है ना, इस जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर है। और मुझे लगता है देश की सेवा करने से कोई बड़ा लक्ष्य हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। और इस हम लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप लोगों को कम से कम कुछ जो भी योगदान हमारा है आपको वहाँ पहुँचाने में। सो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा और आप सभी लोगों को यह एडवाइस भी दूंगा कि बच्चों, ये जो समय है बहुत ही कीमती है, इसे बर्बाद मत करिए। ये जो बीच का गैपिंग अब आपका होने वाला है ना, इसको आइए हमारे साथ स्पेंड करिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी लोगों के साथ लगूंगा और आपको आपकी जर्नी को तय कराऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सो मच। इट वॉज लवली डिस्कशन एंड सर बहुत मज़ा आया मुझे भी। आई होप आप सबने सीखा होगा। देश के हर एयरमैन, हर वो बच्चा जो सपना देख रहा है बेलगाम कर्नाटका का, ये वीडियो वहाँ तक जाना चाहिए। और फाइनली एमकेसी का हिस्सा बन करके फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि वो स्टार्स, वो वर्दी आपको लेनी है। तो वेलकम आप सबका खुले दिल से बिल्कुल ऑफलाइन प्रोग्राम में। तो जय हिंद, जय भारत।